नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को समझने वाले हैं। CPCT का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन MS एक्सेल से भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा यह प्रयास होगा कि एक वीडियो में हम MS एक्सेल के अधिक से अधिक टॉपिक को समझ सकें, सीख सकें। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और CPCT के एग्जाम में MS एक्सेल से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर जो उसके टैब होते हैं, ऑप्शन होते हैं, सभी प्रकार की शॉर्टकट की को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं पहले MS एक्सेल है क्या, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम एक एक ऑप्शन को MS एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखते हैं MS एक्सेल है क्या। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है। आपको MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप डेटा को रो और कॉलम में अरेंज कर सकते हो, टेबल के रूप में डेटा को स्टोर कर सकते हो, वह कहलाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, यह सभी MS ऑफिस पैकेज के अंदर होते हैं और MS ऑफिस पैकेज को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो एक्सेल को भी किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। MS एक्सेल का यूज डेटा को ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित, कैलकुलेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यदि हमारे पास अधिक मात्रा में डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे हमें रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करना है, रो और कॉलम में व्यवस्थित करना है, तो हम MS एक्सेल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ MS एक्सेल हमें डेटा पर कैलकुलेशन करने की सुविधा भी प्रदान करता है और हम कैलकुलेशन के द्वारा अपने डेटा पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जो MS एक्सेल है यह डेटा को व्यवस्थित करने की सुविधा तो देता है, साथ ही साथ हम डेटा पर कई प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे हम अपने डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं। MS एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है MS एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं। MS एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम बुक1 होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप फाइल का नाम क्या होता है? बुक1 होता है। MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल ऑटोमेटिक मतलब अपने आप फाइल को एक नाम देता है, वह नाम क्या होता है? बुक1। MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा MS एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। MS एक्सेल में हमें जो पेज प्राप्त होता है, MS एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट सीट का नेम शीट1 होता है। MS एक्सेल की फाइल को तो कहते हैं वर्कबुक, जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1, लेकिन एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट या सीट भी कह सकते हैं हम, जिसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? शीट1 होता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहते हैं। MS एक्सेल की वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा MS एक्सेल में क्रिएट होने वाली फाइल का
एक्सटेंशन .xlsx होता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, एमएस एक्सेल 2003 तक इसका जो एक्सटेंशन था वह था .xls। एमएस एक्सेल 2003 तक जो एमएस एक्सेल की फाइल थी उसका एक्सटेंशन क्या था, XLS। लेकिन 2007 या इसके बाद जितने भी वर्जन एमएस एक्सेल के आए हैं उनमें एक्सटेंशन क्या हो गया है, .xlsx। एमएस एक्सेल 2003 तक एक्सटेंशन था .xls और एमएस एक्सेल 2007 से लेकर जितने भी नए वर्जन आ गए हैं उनमें एक्सटेंशन क्या हो गया है, .xlsx। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट मतलब एमएस एक्सेल का पेज, एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो रो होती हैं उन रो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एक्सेल में रो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से, जबकि कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फाबेट से मतलब ABCD से। जो हमारी एमएस एक्सेल की वर्कशीट होती है, वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जो रो होती हैं इनको नंबरिंग से 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो क्या क्रिएट हो जाता है, एक सेल क्रिएट हो जाता है। कई बार पेपर में यह क्वेश्चन आया है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है सेल। एक्सेल की एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो क्या क्रिएट हो जाता है, सेल क्रिएट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, एमएस एक्सेल का फर्स्ट वर्जन 1985 में रिलीज किया गया था। जो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसका पहला वर्जन 1985 में रिलीज किया गया था। यह एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, या आपसे कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो वह हो जाएगा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह हमें डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की, डेटा पर कैलकुलेशन करने की, डेटा का एनालिसिस करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहा जाता है और फाइल का अपने आप नेम बुक वन होता है। एमएस एक्सेल में हमें जो पेज प्राप्त होता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं और बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का नाम शीट 1 होता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। रो को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जब एक रो और कॉलम मिलता है, तो एक सेल क्रिएट हो जाता है। एमएस एक्सेल में सेल सबसे छोटी और एक बेसिक यूनिट होती है जिसमें डेटा को फिल किया जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन एमएस एक्सेल का बेसिक एलिमेंट है या स्मॉल एलिमेंट है, वह होता है सेल। सेल के अंदर ही हम एक्सेल में डेटा फिल करते हैं। और एमएस एक्सेल का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था, 1985 में। एमएस एक्सेल का पहला वर्जन सन 1985 में रिलीज किया गया था। तो अभी हमने एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझा। इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम एक लिस्ट देखने वाले हैं जिसमें हमने एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट किया है। यह सभी टॉपिक आपको पेपर के लिए तैयार करने हैं। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, फिर इन सभी टॉपिक को हम एमएस एक्सेल पर विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के समझेंगे।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको पेपर के लिए तैयार करने हैं। जैसे कि आपको एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जो कि हमने अभी जाना। उसी में हमने एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन भी पता कर लिया। कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो अभी हम प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल पर देखने वाले हैं। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक मतलब एमएस एक्सेल की फाइल, उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1 होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx। वर्कबुक को बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एन से नई वर्कबुक बन जाती है। वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट एक्सेल का पेज होता है जिस पर मल्टीपल रो होती है, मल्टीपल कॉलम होते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। फॉर्मूला और फंक्शन से हम क्या करते हैं? एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, और फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है, इक्वल से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिल्टर क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। चार्ट टॉपिक तो सीपीसीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ट टॉपिक, एमएस एक्सेल का चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन चार्ट टॉपिक से पूछे गए हैं। हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है। यदि आप एमएस एक्सेल के चार्ट टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से चार्ट टॉपिक का एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइवोट टेबल, जो कि डेटा की रिपोर्टिंग करने के लिए यूज होता है। रैप टेक्स्ट, एमएस एक्सेल के डेटा टाइप्स, मैक्रो, फाइंड रिप्लेस गो टू, सॉर्ट ऑप्शन, रेफरेंसिंग, रेंज, फिल हैंडल, फ्रीज, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट्स, ओरिएंटेशन, फ्लैश फिल, डेटा वैलिडेशन और वर्कशीट के व्यू। यह सभी पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन टॉपिक से पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं, और सीपीसीटी एग्जाम के लिए तो आपको चार्ट टॉपिक जरूर तैयार करना चाहिए। चार्ट, क्योंकि हर पेपर में चार्ट टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने यह जाना कि एमएस एक्सेल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, और हमने एक लिस्ट देखी जिसमें हमने एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट किया है। यह सभी टॉपिक आपको पेपर के लिए तैयार करने हैं। अब हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और इन सभी टॉपिक को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के एमएस एक्सेल में सीखेंगे। साथ ही साथ जिस ऑप्शन की जो शॉर्टकट की हो सकती है उस शॉर्टकट की को भी समझेंगे। तो चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल की विंडो को समझना होगा। विंडो मतलब एमएस एक्सेल की स्क्रीन। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर हमारे सामने इसकी विंडो ओपन हो जाती है, या हम कह सकते हैं एमएस एक्सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, या एमएस एक्सेल का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। यह एमएस एक्सेल की विंडो है। किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर मतलब टॉप पर टाइटल बार होता है, टाइटल बार। अदर सॉफ्टवेयर के जैसे ही एमएस एक्सेल की विंडो में टॉप पर क्या है? टाइटल बार टॉप पर होता है, जिसमें फाइल का नाम शो होता है और सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है। तो आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल का जो टाइटल बार है इसमें हमें हमारी फाइल का नाम शो किया जा रहा है, जो कि ऑटोमेटिक क्या होता है? बुक1 होता है। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जब हम एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे वर्कबुक कहा जाता है, और अपने आप फाइल का नाम क्या हो जाता है? बुक1 हो जाता है। और यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इस बटन के माध्यम से हम रिबन को शो और हाइड कर सकते हैं, रिबन को शो हाइड। तो सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार में ही क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है। क्विक एक्सेस टूल बार जिसके माध्यम से हम किसी ऑप्शन को फास्ट स्पीड में एक्सेस कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं या ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। इसके बाद होता है फाइल मेन्यू। एमएस एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार के बाद यहां पर एक मेन्यू होता है फाइल मेन्यू मतलब फाइल से संबंधित ऑप्शन यहां पर होते हैं।
फाइल मेन्यू में फाइल से संबंधित ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फाइल की इंफॉर्मेशन आपको शो की जाती है। न्यू ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन से हम नई वर्कबुक तैयार कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में नई फाइल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओपन मतलब पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ ओपन की शॉर्टकट की है, जिससे हम पहले से सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव मतलब जो फाइल हमने बनाई है उसको सेव कर देना, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस सेव ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव एज मतलब पहले से सेव फाइल को नए नाम से सेव करना कहलाता है सेव एज। जब आपकी कोई फाइल पहले से सेव होती है और आप उस फाइल को दोबारा किसी नए नाम से सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज का यूज कर सकते हो। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12 फंक्शन की से हम फाइल को सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट मतलब क्या है? हमने जो वर्कशीट बनाई है, जो टेबल बनाई है, उसका हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना। हम जो भी टेबल बनाएंगे, जो भी वर्कशीट बनाएंगे, उसका यदि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है तो हम प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। प्रिंट से संबंधित एक ऑप्शन और होता है प्रिंट प्रीव्यू मतलब आपने जो वर्कशीट बनाई है, जो टेबल बनाई है, उसका प्रिंट आउट निकालने से पहले उसे चेक किया जाता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। उसके लिए यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू का, और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, जबकि प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस P। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर ऑप्शन, जिससे हम अपनी फाइल को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट का मतलब है एमएस एक्सेल की फाइल को किसी अदर एक्सटेंशन के साथ सेव करना। यदि हमें एमएस एक्सेल की फाइल को किसी दूसरे एक्सटेंशन में सेव करना है तो हम एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम अपनी इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं, और क्लोज के साथ आपको 3 शॉर्टकट की तैयार करनी है। क्लोज ऑप्शन के साथ 3 शॉर्टकट की। पहली शॉर्टकट की क्या बन सकती है? पहली शॉर्टकट की होती है कि यदि हमें फाइल को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ F4 से भी आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल प्लस F4 से फाइल क्लोज हो जाती है। और यदि आपको MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ही क्लोज करना है, विंडो को क्लोज करना है, तो शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F4 से विंडो बंद हो जाती है, विंडो क्लोज हो जाती है, मतलब सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। जबकि कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 से केवल फाइल क्लोज होती है। यहां पर 2 ऑप्शन और होते हैं, अकाउंट, जिससे हम अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और एक लास्ट ऑप्शन होता है ऑप्शंस, जिससे हम MS एक्सेल की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो MS एक्सेल की स्क्रीन में, MS एक्सेल की विंडो में पहला मेन्यू होता है फाइल मेन्यू मतलब जिसमें फाइल से संबंधित कुछ ऑप्शन होते हैं। आपको यहां पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और क्लोज ऑप्शन को तैयार कर लेना है। न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल N, ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल O, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल S, सेव एज के लिए F12, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2, क्लोज के लिए कंट्रोल W या कंट्रोल के साथ F4, और यदि सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो Alt प्लस F4। तो MS एक्सेल की स्क्रीन में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार के बाद एक मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। इसके बाद हमें यहां पर 7 प्रकार के टैब दिए गए हैं। टैब, पहला टैब कौन सा है? होम टैब। दूसरा टैब कौन सा है? इंसर्ट टैब। तीसरा टैब कौन सा है? पेज लेआउट टैब। चौथा टैब है हमारा फॉर्मूलाज टैब। 5वां टैब है डेटा टैब। 6वां टैब है रिव्यू टैब, और 7वां टैब है व्यू टैब। MS एक्सेल की विंडो में हमें एक फाइल मेन्यू दिया जाता है और 7 टाइप्स के टैब दिए जाते हैं। कौन कौन से टैब होते हैं? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब,
रिव्यू टैब और व्यू टैब। आपको इन सभी टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। मतलब यदि हमें किसी टैब को ओपन करना है, किसी टैब को सिलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? आपको कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करना है, ऑल्ट की। आप देखेंगे हर टैब के साथ आपको एक कैरेक्टर हिंट के रूप में शो किया जा रहा है। मतलब जो कैरेक्टर जिस टैब के साथ शो हो रहा है वह उस टैब की शॉर्टकट की है। यदि आपको फाइल मेन्यू को ओपन करना है तो आप ऑल्ट के साथ F को प्रेस करें। ऑल्ट प्लस F से क्या ओपन हो जाएगा? फाइल मेन्यू। मतलब ऑल्ट के साथ हम मेन्यू और टैब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस F फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की है। ऑल्ट प्लस H हो गया होम टैब के लिए, ऑल्ट प्लस H होम टैब के लिए, ऑल्ट प्लस N इंसर्ट टैब के लिए, ऑल्ट प्लस P पेज लेआउट टैब के लिए, ऑल्ट प्लस P पेज लेआउट टैब के लिए, ऑल्ट प्लस M फॉर्मूलाज टैब के लिए, ऑल्ट प्लस A डेटा टैब के लिए, ऑल्ट प्लस R रिव्यू टैब के लिए और ऑल्ट प्लस W व्यू टैब के लिए। आपको यह शॉर्टकट की जरूर याद करनी है। हर टैब की अपनी अपनी एक शॉर्टकट की है जो कि ऑल्ट की के साथ बनती है। ऑल्ट प्लस H से होम टैब ओपन हो जाएगा, ऑल्ट प्लस N से इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा, ऑल्ट प्लस P से पेज लेआउट टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको सभी टैब की यह शॉर्टकट की जरूर पता होनी चाहिए। तो MS एक्सेल की स्क्रीन में सबसे ऊपर टाइटल बार था, टाइटल बार के बाद हमें मिला फाइल मेन्यू और 7 टाइप्स के हमें क्या मिल गए? टैब। हर टैब के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं। अब हम टैब के नीचे यह एरिया समझने वाले हैं। यह एरिया कहलाता है रिबन। टैब के नीचे हमें क्या मिल जाता है? रिबन। यह जो इतना एरिया होता है इसे कहा जाता है रिबन। रिबन में सभी प्रकार की कमांड या सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। आप जो भी ऑप्शन या कमांड यूज करते हैं वह कहां पर होते हैं? रिबन में होते हैं। रिबन के अंदर सभी प्रकार की कमांड और ऑप्शन होते हैं। रिबन, यदि आप इस रिबन को शो और हाइड करना चाहते हैं, शो और हाइड, तो आप कंट्रोल के साथ F1 की को प्रेस करें। कंट्रोल प्लस F1 से रिबन को हम शो कर सकते हैं, रिबन को हाइड कर सकते हैं। यह शॉर्टकट की MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में सेम होती है। कंट्रोल प्लस F1 से हम रिबन को शो और हाइड कर सकते हैं। रिबन के नीचे हमें दिया जाता है यहां पर नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, इसको ध्यान से समझना है। नेम बॉक्स को, नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स करंट सेल के एड्रेस को शो करता है। जिस सेल पर हमारा कर्सर है उस सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। MS एक्सेल में एक पार्ट होता है नेम बॉक्स जो कि क्या शो करता है? करंट सेल के एड्रेस को। और करंट सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब जिस सेल पर हमारा कर्सर है, जो सेल अभी हमने सेलेक्ट किया है उसे बोला जाता है एक्टिव सेल। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिलेक्टेड सेल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होगा वह कहां शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स एक ऐसा एरिया है जो करंट सेल के या एक्टिव सेल के एड्रेस को शो करता है। आपको यहां पर 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो सेल अभी सिलेक्ट है वह एक्टिव सेल है और एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। इसके बाजू में होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार क्या होता है? जहां से आप अपने सेल के कंटेंट को देख सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। सेल का कंटेंट मतलब सेल की जानकारी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस सेल में लिखा है PGDCA, तो यह जानकारी हमें सेल में तो दिखती है, साथ ही साथ कहां भी दिखती है? फॉर्मूला बार में। सेल का कंटेंट कहां भी शो किया जाता है? फॉर्मूला बार में। और फॉर्मूला बार से आप सेल के कंटेंट को चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेल का कंटेंट और कहां शो किया जाता है? तो सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है, जहां से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिल जाती है वर्कशीट। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार के बाद क्या मिल जाती है हमें? वर्कशीट। यह होती है MS एक्सेल की वर्कशीट जिसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं। यह कहलाते हैं कॉलम। कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह होती हैं रो। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से।
MS एक्सेल की वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। रो को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको यहां पर एक क्वेश्चन तैयार करना है। MS एक्सेल की वर्कशीट में टोटल रो कितनी होती हैं? टोटल रो होती हैं 10,48,576। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और कॉलम होते हैं 16,384। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को अल्फाबेट से ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है सेल। हम जो भी डेटा टाइप करते हैं वह कहां टाइप होता है? सेल में टाइप होता है। तो यह होती है वर्कशीट। टोटल कितनी रो होती हैं? 10,48,576। कॉलम कितने होते हैं? 16,384। अभी हम फर्स्ट नंबर के कॉलम पर हैं। फर्स्ट नंबर के कॉलम पर यदि हमें डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम पर जाना होता है तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ राइट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करके आप डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। जो हमारी वर्कशीट है उसमें टोटल 16,384 कॉलम है और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। लास्ट कॉलम पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ राइट एरो की। इसी प्रकार से यदि आपको वापस फर्स्ट कॉलम पर आना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की। कंट्रोल के साथ राइट एरो की से आप लास्ट कॉलम पर जा सकते हो और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की से आप वापस फर्स्ट कॉलम पर आ सकते हो। और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। लास्ट कॉलम जो 16,384 नंबर का है उसका नाम क्या होता है? XFD। लास्ट कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की और वापस फर्स्ट कॉलम पर आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अभी हमारा कर्सर फर्स्ट नंबर की रो पर है, पहली रो पर है। यदि हमें लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से हम डायरेक्ट लास्ट रो पर जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, लास्ट रो को आप देख सकते हैं 10,48,576 नंबर होता है। 10,48,576। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की से हम लास्ट रो पर आए हैं और यदि हमें वापस फर्स्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के साथ अप एरो की, जिससे हम वापस फर्स्ट रो पर आ जाते हैं। तो यह हमने 4 शॉर्टकट की तैयार कर ली। कंट्रोल प्लस राइट एरो की लास्ट कॉलम के लिए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की फर्स्ट कॉलम के लिए, कंट्रोल प्लस डाउन की लास्ट रो के लिए, कंट्रोल प्लस अप की फर्स्ट रो के लिए। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? तो वह होता है XFD। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? तो फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है A1। पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? A1। जब भी आप सेल का एड्रेस लिखेंगे तो पहले कॉलम का नाम आता है, उसके बाद रो का नंबर आता है। तो पहले सेल का एड्रेस क्या बन जाएगा? A1। पहले कॉलम का नाम, उसके बाद रो का नंबर। तो यहां पर अभी हमने MS एक्सेल से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझा। जो वर्कशीट है, वर्कशीट के नीचे एक होता है सीट टैब, यह कहलाता है सीट टैब। यहां पर आप जो भी वर्कशीट ऐड करेंगे उनका नाम शो किया जाता है। जो भी वर्कशीट आप अपनी फाइल में बनाएंगे उनका नाम कहां शो किया जाता है? सीट टैब पर। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MS एक्सेल में सभी सीट को कहां शो किया जाता है? सभी सीट को शो किया जाता है सीट टैब पर। अभी हमारी फाइल में एक ही वर्कशीट है, एक ही वर्कशीट है, आप देख सकते हो। इसका नाम क्या है? सीट 1। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? तो MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट
एक वर्कशीट होती है और जिसका नाम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट शीट 1 होता है। एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है जिसका नाम होता है शीट 1। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि हम इस वर्कशीट का नाम चेंज करेंगे तो इसका जो नाम है वह अधिकतम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है, वह हो सकता है अधिकतम 31 कैरेक्टर्स का, मतलब 31 कैरेक्टर का। आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट के नेम में 31 कैरेक्टर तक यूज कर सकते हो। यह कहलाता है शीट टैब। शीट टैब के नीचे होता है स्टेटस बार। यह होती है एमएस एक्सेल की स्क्रीन, एमएस एक्सेल की विंडो। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नई वर्कशीट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है या नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अभी हमारी फाइल में एक ही वर्कशीट है, यदि हमें नई वर्कशीट ऐड करनी है तो हम शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस F11 से नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 किसकी शॉर्टकट की है, वर्कशीट को इंसर्ट करने की, वर्कशीट को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F11। एक और शॉर्टकट की से भी आप वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो, वह शॉर्टकट की होती है Alt IW। Alt IW से भी आप वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो। Alt IW, Alt की के साथ आपको I की को प्रेस करना है और W को प्रेस कर देना है तो भी आप वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो। वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, शीट 1। सभी शीट कहां शो होती हैं, शीट टैब पर। वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 31 कैरेक्टर का। वर्कशीट को ऐड करने की दो शॉर्टकट की हैं, शिफ्ट प्लस F11 और Alt IW। अब हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में सिलेक्शन सीखने वाले हैं। सिलेक्शन, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यदि एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की होती है। अभी हमारा कर्सर आई नाम के कॉलम पर है। आई नाम के कॉलम पर यदि हमें यह कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। मतलब एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से आप कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस स्पेस से कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस से आप एक कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम सिलेक्ट हो जाता है और शिफ्ट प्लस स्पेस से रो सिलेक्ट हो जाती है। और यदि आपको कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट करनी है, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए से कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है जबकि शिफ्ट प्लस स्पेस से एक रो सिलेक्ट हो जाती है और कंट्रोल प्लस ए से कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। अब हम इंसर्ट करना सीखने वाले हैं। इंसर्ट, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रो को इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है, कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप जिस रो पर कर्सर रखते हैं उस रो के ऊपर नई रो इंसर्ट होती है। नई रो कहां आएगी, हमेशा जिस रो पर कर्सर होगा उसके ऊपर। और रो को इंसर्ट करने के लिए आप Alt IR प्रेस कर सकते हैं। Alt IR से रो इंसर्ट हो जाती है, Alt IR। और यदि आपको कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम, तो आप Alt IC को प्रेस करें। Alt IC से कॉलम इंसर्ट हो जाता है। रो इंसर्ट करने के लिए Alt IR और यदि कॉलम इंसर्ट करना है तो Alt IC को आप यूज कर सकते हैं। रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए एक और शॉर्टकट की होती है। यदि आपको रो इंसर्ट करनी है तो पहले आप रो को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें। कंट्रोल के साथ प्लस से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कंट्रोल के साथ प्लस से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब
रो और कॉलम दोनों को हम कंट्रोल के साथ प्लस से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने यदि रो सिलेक्ट करी होगी तो रो इंसर्ट हो जाएगी, आपने यदि कॉलम सिलेक्ट किया होगा तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मतलब रो और कॉलम को इंसर्ट करने की दो शॉर्टकट की हैं, एक ऑल्ट आई सी, इससे आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ऑल्ट आई आर, इससे आप रो इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ प्लस से रो और कॉलम दोनों इंसर्ट हो सकते हैं, रो सिलेक्ट होगी तो रो और कॉलम सिलेक्ट होगा तो कॉलम। इसी प्रकार से पेपर में पूछ लिया जाता है रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। आपने यदि कॉलम सेलेक्ट किया है तो आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो कंट्रोल के साथ माइनस से, कंट्रोल प्लस माइनस से आप देख सकते हैं कॉलम डिलीट हो रहा है। कंट्रोल के साथ माइनस से कॉलम भी डिलीट हो सकता है, और यदि आपने रो सेलेक्ट करी है तो आप रो को भी डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ प्लस से रो और कॉलम इंसर्ट हो जाता है, और कंट्रोल के साथ माइनस से रो और कॉलम डिलीट हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, आपको यह शॉर्टकट की जरूर याद रखनी है। एक तो रो और कॉलम को सिलेक्ट करना, रो और कॉलम को इंसर्ट करना, रो और कॉलम को डिलीट करना। अब हम समझने वाले हैं एमएस एक्सेल का फिल हैंडल फीचर। फिल हैंडल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने यहां 1 लिखा और 2 लिखा, इसके बाद हम इन दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर यह जो प्लस का आइकन बनता है, यह जो पॉइंट बनता है, इसे ही कहा जाता है फिल हैंडल। फिल हैंडल के द्वारा हम कोई सीरीज तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में यदि हमें कोई सीरीज तैयार करनी है तो हम कुछ नंबर टाइप करते हैं, और यह जो पॉइंट बनता है सेल में बॉटम साइड पर, राइट साइड पर, इसे कहा जाता है फिल हैंडल, जिससे हम एमएस एक्सेल में सीरीज तैयार कर सकते हैं। फिल हैंडल कहां शो होता है? सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में। जब आप इस पर क्लिक करते हैं या इसे ड्रैग करते हैं तो एक सीरीज तैयार हो जाती है। एमएस एक्सेल में एक हमें फिक्स सीक्वेंस को फिल करना है या सीरीज बनानी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? फिल हैंडल का। फिल हैंडल यह पॉइंट होता है जो कि हमें सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर शो किया जाता है। फिल हैंडल से हम कोई सीरीज बना सकते हैं। फिल हैंडल से संबंधित 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, फिल डाउन और फिल राइट। फिल डाउन और फिल राइट। फिल डाउन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है 100, यही 100 हमें नीचे वाले कुछ सेल में भरना है, तो हम इसके लिए फिल हैंडल का यूज तो कर सकते हैं, या हमने फिल हैंडल यूज किया। यही काम हम फिल डाउन से भी कर सकते हैं। जहां तक नंबर भरने थे वहां तक हमने सेल सेलेक्ट करे और हमने कंट्रोल के साथ डी को प्रेस कर दिया, और हमने कंट्रोल के साथ डी को प्रेस कर दिया, यह कहलाता है फिल डाउन। मतलब ऊपर वाले सेल में जो भी नंबर भरा है उसको नीचे वाले सेल में भरने के लिए फिल डाउन का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है। इसी प्रकार से एक होता है फिल राइट। फिल राइट मतलब जो नंबर आपने यहां भरा है या जो भी आपने डेटा यहां पर भरा है, इसको राइट साइड पर भरने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर फिल राइट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस आर फिल राइट की शॉर्टकट की है, जबकि कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन की शॉर्टकट की है। और फिल हैंडल क्या होता है? जिससे हम कोई सीरीज या सीक्वेंस सेल में भर सकते हैं। तो अभी हमने फिल हैंडल को समझा, फिल डाउन को समझा और फिल राइट को समझा। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सेल कंटेंट को एडिट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। सेल कंटेंट को एडिट करना मतलब आपने सेल में जो डेटा भरा है, यदि आप इसको एडिट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप या तो उस सेल पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो। अदरवाइज जिस सेल पे आपका कर्सर है उस सेल पर कर्सर रखने के बाद आप फॉर्मूला बार से भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। या फिर आप F2 की को प्रेस करके F2 की से हम सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। F2 होती है सेल कंटेंट को एडिट करने की शॉर्टकट की। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पेपर में बनते हैं। अब हम एमएस एक्सेल के एक एक टैब से इंपोर्टेंट टॉपिक्स को समझने वाले हैं। एमएस एक्सेल में टोटल 7 टाइप्स के टैब हैं, लेकिन हर टैब से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं,
तो हम प्रत्येक टैब से उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। जो हमारा पहला टैब है वह कौन सा है? होम टैब। होम टैब के अंदर सबसे पहले आपको यह पता करना है कि कौन कौन से ग्रुप हैं। होम टैब के अंदर पहला ग्रुप कौन सा है? क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारा? फॉन्ट ग्रुप। तीसरा ग्रुप कौन सा है? अलाइनमेंट ग्रुप। चौथा ग्रुप कौन सा है? नंबर ग्रुप। पांचवा ग्रुप है स्टाइल ग्रुप। छठवां ग्रुप है सेल्स ग्रुप और सातवां ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप। क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फॉन्ट ग्रुप एमएस एक्सेल के किस टैब में प्राप्त होता है, स्टाइल्स ग्रुप एमएस एक्सेल के किस टैब में प्राप्त होता है। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। यह आपको जरूर याद होने चाहिए। होम टैब में 7 प्रकार के ग्रुप होते हैं। अब हम पहला ग्रुप समझने वाले हैं जो कि है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको समझा था। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट की जो विंडो होती है, इसमें होम टैब के अंदर पहला ग्रुप कौन सा होता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। एमएस ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड है इसमें 24 ऑब्जेक्ट स्टोर किए जा सकते हैं, 24 ऑब्जेक्ट। लेकिन आप यदि किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हो या कट करते हो तो उसको अनलिमिटेड टाइम तक पेस्ट किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन हैं? कट। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एक्स। कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी। एक ऑप्शन होता है पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। और पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन और होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन और होता है पेस्ट स्पेशल। इसकी शॉर्टकट की आपको याद करनी है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट बी। कंट्रोल ऑल्ट बी। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ऑल्ट बी। कंट्रोल ऑल्ट भी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर एक ऑप्शन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? यदि आपने एमएस एक्सेल में कोई कॉलम वाइज टेबल बनाई है, कॉलम वाइज, तो आप उसको रो वाइज टेबल में बदल सकते हो, या आपने रो वाइज टेबल बनाई है तो आप उसको कॉलम वाइज टेबल में बदल सकते हो। मतलब एमएस एक्सेल में यदि हमें किसी टेबल का लेआउट बदलना होता है, मतलब वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टल टेबल में बदलना होता है या हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में बदलना होता है, तो पेस्ट स्पेशल के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से हम वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टल में बदल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में बदल सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन और होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? आप एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हो। यह होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इतने ऑप्शन होते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। कट, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज को हमने समझा। और एक लास्ट ऑप्शन कौन सा देखा? फॉर्मेट पेंटर, जिससे हम एक ही फॉर्मेटिंग को कई स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, इटैलिक करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। आपने बोल्ड करने के लिए एक शॉर्टकट की पढ़ी है कंट्रोल प्लस बी। इसी प्रकार से इटैलिक करने के लिए आपने एक शॉर्टकट की पढ़ी है कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन करने के लिए आपने पढ़ा है कंट्रोल प्लस यू। इन शॉर्टकट की का यूज एक्सेल में किया जाता है, लेकिन यह काम एक और शॉर्टकट की से भी हो सकता है। यदि आप कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड होगा, डार्क हो जाएगा आपका टेक्स्ट। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस आई से आप इटैलिक कर सकते हो, तिरछा हो जाता है टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन कई बार पेपर में जब यह क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में हमें यह शॉर्टकट की नहीं दी जाती हैं। यहां पर आपको कुछ और शॉर्टकट की भी तैयार करनी है। कंट्रोल प्लस 1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स, यदि एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल 1।
इसी प्रकार से Ctrl+2 से हम बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+2 से क्या कर सकते हैं, बोल्ड। इसी प्रकार से Ctrl+3 से हम कर सकते हैं इटैलिक, Ctrl+4 से हम कर सकते हैं अंडरलाइन, Ctrl+4 से, और Ctrl+5 से हो जाता है स्ट्राइक थ्रो। MS एक्सेल में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की बेसिक शॉर्टकट की तो यूज करनी है, लेकिन इनको हम एक एक और शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। मतलब Ctrl+B से भी बोल्ड होता है और Ctrl+2 से भी बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+3 से भी इटैलिक हो जाता है। इसी प्रकार से Ctrl+U से अंडरलाइन होता है तो Ctrl+4 से भी अंडरलाइन हो जाता है, और Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो। यह शॉर्टकट की आपको जरूर याद कर लेनी है। Ctrl+B से तो आप बोल्ड करते ही हैं, Ctrl+B, यह काम आप Ctrl+2 से भी कर सकते हैं, Ctrl+2। इसी प्रकार से Ctrl+I से इटैलिक होता है, यह काम आप Ctrl+3 से भी कर सकते हो। Ctrl+U से आप अंडरलाइन करते हो, यह काम Ctrl+4 से भी हो सकता है। और स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो मतलब टेक्स्ट को सिंगल लाइन से काट देना, सिंगल लाइन से क्रॉस कर देना, उसके लिए Ctrl+5। MS एक्सेल में स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, कई बार CPCT के एग्जाम में यह शॉर्टकट की पूछी गई हैं, आपको इनको जरूर तैयार करना है। फॉन्ट सेक्शन में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनते हैं। एक और शॉर्टकट की हमने देखी है फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स, Ctrl+1 से आप फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। अभी पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि MS एक्सेल के फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब नहीं होता है। फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसमें नंबर टैब है, अलाइनमेंट टैब है, फॉन्ट टैब है, बॉर्डर टैब है, फिल टैब है, प्रोटेक्शन टैब है, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे उसमें था सीट टैब। तो सीट टैब फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में टोटल 6 प्रकार के टैब हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, लेकिन सीट नाम का यहां पर टैब नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बन जाते हैं। और फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+1। अब हम दूसरा ग्रुप समझने वाले हैं जो कि है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, एक तो बनता है रैप टेक्स्ट से क्वेश्चन। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट क्या है, जो आपको सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। जब आप MS एक्सेल के किसी सेल में एक बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं तो आपने देखा होगा आपका टेक्स्ट सेल से बाहर चला जाता है। मतलब MS एक्सेल के किसी भी सेल में सिंगल लाइन का टेक्स्ट ही टाइप होता है। आप यदि कितना भी बड़ा यहां पर टेक्स्ट टाइप करें वह सिंगल लाइन में ही टाइप होगा। यदि आपको इस टेक्स्ट को एक से ज्यादा लाइन में टाइप करना है, मल्टीपल लाइन में टाइप करना है, वो भी एक ही सेल में, तो आप यूज कर सकते हैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन का। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट ऑप्शन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर देता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, वह होता है रैप टेक्स्ट। और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। Alt+Enter से भी आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। Alt+Enter, रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+Enter। Alt+Enter रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की है, और रैप टेक्स्ट के द्वारा हम सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप से रैप टेक्स्ट से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बन सकता है मर्ज एंड सेंटर से, जिसे मर्ज सेल्स भी कहा जाता है। यदि आपको MS एक्सेल में मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम या रो और कॉलम दोनों को एक साथ कंबाइन करना है तो ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, इसे मर्ज सेल्स भी कहा जाता है। यदि आपको मल्टीपल रो को, मल्टीपल कॉलम को या रो और कॉलम दोनों को मिलाना है, एक बनाना है, तो आप यूज कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर या मर्ज सेल्स। यह करता क्या है ऑप्शन, मल्टीपल रो और कॉलम को आपस में मिलाकर एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है MS एक्सेल में
टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है या नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो एमएस एक्सेल में जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट, और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट। एमएस एक्सेल में सेल में टेक्स्ट को टाइप करने पर उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट, और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट। यह दो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि अभी रिसेंटली सीपीसीटी के एग्जाम में पूछा गया था। वह क्वेश्चन था वर्टिकल अलाइनमेंट से। अभी हमने समझे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेकिन टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट, जबकि नंबर का क्या होता है, राइट। अब क्वेश्चन आया था वर्टिकल अलाइनमेंट से। वर्टिकल अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, बॉटम, मिडिल और टॉप। जब आप एमएस एक्सेल में कोई नंबर टाइप करें या कोई टेक्स्ट टाइप करें, उसका वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है बॉटम अलाइनमेंट। बॉटम मतलब टेक्स्ट को हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है इसमें तो आपको नंबर का अलग याद रखना है और टेक्स्ट का अलग याद रखना है। नंबर का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है राइट, जबकि टेक्स्ट का होता है लेफ्ट। लेकिन टेक्स्ट और नंबर दोनों का ही वर्टिकल अलाइनमेंट अपने आप क्या होता है, बॉटम। मतलब टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट कहां लिखा जाता है, सेल में नीचे लिखा जाता है। यह आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट डिफॉल्ट कौन सा होता है, बॉटम होता है। तो अलाइनमेंट ग्रुप से रैप टेक्स्ट से क्वेश्चन बनता है, मर्ज से क्वेश्चन बनता है, अलाइनमेंट से क्वेश्चन बनता है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ग्रुप को, जो कि है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप मतलब एमएस एक्सेल के डेटा टाइप। डेटा टाइप से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। डेटा टाइप से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है। तो एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल। जर्नल, जर्नल मतलब आप किसी सेल में नंबर भी भर सकते हो, टेक्स्ट भी भर सकते हो, डेट भी भर सकते हो, टाइम भी भर सकते हो। एमएस एक्सेल में कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार का डेटा सेल में भरने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है। डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल डेटा टाइप। जर्नल मतलब आप किसी भी प्रकार की वैल्यू सेल में फिल कर सकते हो। आपको इन डेटा टाइप के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे कि जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, स्पेशल, टेक्स्ट। इस प्रकार के यह डेटा टाइप हैं। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन एक एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है। तो आपको इन नाम को याद रखना है। इनके अलावा जो भी नाम दिया जाएगा वह एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है। एक डेटा टाइप और भी होता है कस्टम डेटा टाइप, जो कि सेल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करें, यहां पर भी आपको सभी डेटा टाइप दिए गए हैं, जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। इसमें स्पेशल और कस्टम भी होता है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन एमएस एक्सेल का एक डेटा टाइप नहीं है। तो आपको नाम याद होंगे तो आप पता कर सकते हो कौन सा है कौन सा नहीं है। यह होते हैं एमएस एक्सेल के डेटा टाइप, जो कि सेल में अलग अलग प्रकार की वैल्यू भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। इनसे संबंधित कई बार शॉर्टकट की बन सकती है। शॉर्टकट की आपसे पूछा जा सकता है, एमएस एक्सेल में जर्नल डेटा टाइप की क्या शॉर्टकट की होती है। जर्नल डेटा टाइप की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ट्यूड। आपके कीबोर्ड में जो टिल्ड की होती है, टिल्ड की या ट्यूड की, एस्केप की के नीचे, उसको आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो आप जर्नल डेटा टाइप को सेट कर सकते हैं। जर्नल, कंट्रोल शिफ्ट ट्यूड या टिल्ड की से जर्नल डेटा टाइप आता है। इसके बाद यदि हम कंट्रोल शिफ्ट 1 को प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट 1 को, तो यह हो जाता है हमारा नंबर डेटा टाइप। आप देख सकते हैं नंबर डेटा टाइप। यदि हम कंट्रोल शिफ्ट 2 को प्रेस करें तो यह हो जाता है टाइम डेटा टाइप, टाइम। कंट्रोल शिफ्ट 3 को प्रेस करके आप डेट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, डेट। इसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट 4 से हम करेंसी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, करेंसी। कंट्रोल शिफ्ट 4, कंट्रोल शिफ्ट 5 से हम यूज कर सकते हैं परसेंटेज डेटा टाइप, परसेंटेज।
कंट्रोल शिफ्ट 6 से आ जाता है साइंटिफिक डेटा टाइप। साइंटिफिक डेटा टाइप इनकी शॉर्टकट की भी आपको याद करनी है। जनरल डेटा टाइप के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड या ट्यूड, एस्केप की के नीचे नंबर 1 के पहले होती है ट्यूड या टिल्ड की, जो कि जर्नल डेटा टाइप के लिए है कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड या ट्यूड। कंट्रोल शिफ्ट 1 इससे आप नंबर डेटा टाइप यूज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम डेटा टाइप। कंट्रोल शिफ्ट 3 यह होता है डेट डेटा टाइप। कंट्रोल शिफ्ट 4 यह होता है करेंसी डेटा टाइप। कंट्रोल शिफ्ट 5 यह होता है परसेंटेज डेटा टाइप। कंट्रोल शिफ्ट 6 साइंटिफिक डेटा टाइप। यह शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जा सकती हैं। डेटा टाइप में आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है, जर्नल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। क्वेश्चन आता भी है इससे कि यदि हमें अपने टेबल के डेटा को अलग अलग कंडीशन के आधार पर हाईलाइट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। यदि आपको टेबल के डेटा को अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग वैल्यू के आधार पर फॉर्मेट करना है, हाईलाइट करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के रूल्स होते हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल। इनका यूज डेटा को अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर हाईलाइट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है, टेबल के डेटा को फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर, कंडीशन के आधार पर या सेल की वैल्यू के आधार पर फॉर्मेट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ऑटो सम से। ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक सम करना। आपने यहां पर यदि कोई टेबल बनाई है, कुछ नंबर भरे हैं और आप इनका ऑटोमेटिक सम करना चाहते हैं, तो आप अपने नंबर को सिलेक्ट करें और ऑटो सम पर क्लिक कर दें। आपको यहां पर टोटल करके दे दिया जाता है। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एमएस एक्सेल में किसी सीरीज को फास्ट स्पीड में ऐड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। वह ऑप्शन होता है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक सम करना। इसकी शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। फास्ट स्पीड में सम करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, ऑटो सम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिल हैंडल से। फिल हैंडल को हमने समझा, यदि हमें एक सीरीज बनानी है, फिक्स सीक्वेंस एक्सेल में भरना है, तो हम फिल ऑप्शन को यूज करेंगे। सॉर्ट ऑप्शन क्या होता है, सॉर्ट ऑप्शन के द्वारा टेबल के डेटा को एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है। डेटा को निश्चित क्रम में जमाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, सॉर्ट ऑप्शन का। और फिल्टर क्या होता है, फिल्टर के द्वारा हम डेटा को किसी एक कंडीशन के आधार पर या मल्टीपल कंडीशन के आधार पर सर्च कर सकते हैं। सॉर्ट ऑप्शन डेटा को फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करता है, जबकि फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हम डेटा को किसी कंडीशन के आधार पर सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहां पर फिल्टर अप्लाई किया है। अब यदि हमें किसी एक सिटी का डेटा देखना है तो हम उस सिटी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब केवल हमें सागर सिटी का डेटा शो किया जा रहा है, यह कहलाता है फिल्टर। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए या फिल्टर को हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो या फिल्टर को रिमूव कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर को अप्लाई किया जाता है या फिल्टर को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है फाइंड रिप्लेस गो टू से। फाइंड रिप्लेस गो टू मतलब यदि आपको एमएस एक्सेल में कोई डेटा सर्च करना है, कोई डेटा, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, फाइंड ऑप्शन। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड की शॉर्टकट की है, जिससे आप एमएस एक्सेल में किसी डेटा को सर्च कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है रिप्लेस से। रिप्लेस मतलब फाइंड किए गए डेटा को नए डेटा से बदल देना। आपने यदि कोई डेटा सर्च किया है और आप उस डेटा को नए डेटा से बदलना चाहते हो तो रिप्लेस ऑप्शन होता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। जैसे हमने 74 को सर्च किया और इसे 100 से रिप्लेस कर दिया, तो यह होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब कंट्रोल एफ, रिप्लेस मतलब कंट्रोल एच। एक ऑप्शन होता है गो टू। गो टू से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं। गो टू की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से हम गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं और
F5 फंक्शन की से भी गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन किया जा सकता है। Ctrl+G या F5 फंक्शन की से गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो अभी हमने MS एक्सेल का पहला टैब समझा। कौन सा टैब? होम टैब। होम टैब के अंदर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक वीडियो में वह टॉपिक समझ रहे हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हमने MS एक्सेल का एक टैब समझा। कौन सा टैब? होम टैब। अब हम समझने वाले हैं दूसरा टैब, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से एक तो आपको पाइवोट टेबल तैयार करना है, पाइवोट टेबल। दूसरा चार्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका हाइपरलिंक से। इसके अलावा हेडर फुटर, इक्वेशन और सिंबल से। आपको यहां पर इंसर्ट टैब में आपको पाइवोट टेबल को तैयार करना है, चार्ट को तैयार करना है, यहां पर आपको हाइपरलिंक को तैयार करना है, हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, इक्वेशन, इन ऑप्शन को तैयार करना है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना। किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना मतलब ऐड करना। तो इंसर्ट टैब के अंदर पहला ऑप्शन कौन सा समझ रहे हैं हम? पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल क्या होती है? पाइवोट टेबल एक डेटा एनालिसिस टूल है। पाइवोट टेबल एक डेटा समराइजेशन टूल है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पाइवोट टेबल किस प्रकार का ऑप्शन है। तो पाइवोट टेबल एक डेटा एनालिसिस ऑप्शन है या डेटा समराइजेशन ऑप्शन है, जो किसी डेटा की रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। यदि आपने MS एक्सेल में कोई टेबल बनाई है और आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। पाइवोट टेबल के द्वारा हम किसी टेबल की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और पाइवोट टेबल हमारी टेबल के डेटा का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती है, उसको काउंट करती है, उसका एवरेज निकाल देती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, MS एक्सेल में टेबल के डेटा को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? वह होती है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल के द्वारा हम किसी टेबल की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। पाइवोट टेबल ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? इंसर्ट टैब में। इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि MS एक्सेल में ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है? ग्राफिक्स मतलब कोई इमेज, कोई शेप, कोई पिक्चर। तो यहां पर इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन नाम का ग्रुप होता है, जहां से आप पिक्चर को, शेप को, स्मार्ट आर्ट को, स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट ग्रुप। चार्ट ग्रुप से MS एक्सेल का जो चार्ट ग्रुप है, इससे CPCT के एग्जाम में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चन को जरूर समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? चार्ट होता क्या है? चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। चार्ट किसी टेबल के डेटा को चित्रों से दर्शाता है। चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और यह किस टैब में प्राप्त होता है? इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चार्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? चार्ट की शॉर्टकट की होती है दो। एक शॉर्टकट की क्या है? F11 शॉर्टकट की। एक शॉर्टकट की क्या है? F11 शॉर्टकट की। यदि आप F11 की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट बनकर आ जाएगा और वह चार्ट बनता है नई वर्कशीट पर। नई वर्कशीट पर मतलब जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल है, इस पर आपका चार्ट नहीं बनेगा, एक नई वर्कशीट पर बनेगा और वह वर्कशीट कहलाती है चार्ट शीट। यदि आप F11 की से चार्ट बनाएंगे तो चार्ट कहां बनेगा? आपकी एक नई वर्कशीट पर, और उस वर्कशीट को बोला जाएगा चार्ट शीट। एक और शॉर्टकट की होती है जो कि होती है Alt+F1। Alt+F1 से भी चार्ट बन सकता है और यह चार्ट उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल होती है। इस चार्ट को कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी होती है। इसे बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F1। जबकि एक और शॉर्टकट की है जो कि है
F11, लेकिन F11 से चार्ट कहां बनेगा? F11 से चार्ट बनता है नई वर्कशीट पर। एक अलग से वर्कशीट ऐड होती है जिसे बोला जाता है चार्ट शीट। उस पर यदि चार्ट बनाना है तो आप F11 की का यूज करें। और यदि आपको एम्बेडेड चार्ट बनाना है, एम्बेडेड चार्ट मतलब जिस वर्कशीट पर टेबल है उसी वर्कशीट पर बन जाए, तो वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F1। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? कॉलम चार्ट। आपको इन चार्ट के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार इन चार्ट के नाम से और इनकी कैटेगरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट चार्ट कौन सा है? कॉलम चार्ट। इसके बाद दूसरा चार्ट है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रेडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनवर्स्ट चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर्स, वाटरफॉल, कॉम्बो। आपको इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, यह चार्ट के नाम, क्योंकि इनसे कई बार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और हर चार्ट की कुछ कैटेगरी होती हैं, इन कैटेगरी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कॉलम चार्ट है, यह चार्ट का टाइप है, इसकी कैटेगरी कौन कौन सी हैं? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, दूसरा स्टैक्ड कॉलम चार्ट, तीसरा 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, चौथा है 3D क्लस्टर्ड कॉलम, पांचवा कौन सा है? 3D स्टैक्ड कॉलम, छठवां टाइप है यहां पर 3D 100% स्टैक्ड कॉलम, और लास्ट है 3D कॉलम। हर चार्ट की कुछ कैटेगरी हैं, स्टैक्ड, 100% स्टैक्ड, 3D, इस प्रकार की होती हैं चार्ट की कैटेगरी। हर चार्ट की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह पाई चार्ट है। पाई चार्ट के समान एक चार्ट होता है डोनट चार्ट, डोनट चार्ट जो कि सर्किल में होते हैं। पाई चार्ट और डोनट चार्ट यह दोनों सर्किल होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। आपको चार्ट की कैटेगरी जरूर याद करनी है। स्टैक्ड होती है, 100% स्टैक्ड होती है, क्लस्टर्ड होती है, 3D होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार पेपर में बनते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी कॉलम चार्ट की कैटेगरी नहीं है। अब कॉलम चार्ट की कैटेगरी क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि स्टैक्ड, क्लस्टर्ड, 3D, 100% स्टैक्ड, लेकिन आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है एरिया। तो एरिया चार्ट की कैटेगरी नहीं है, एरिया तो चार्ट का एक प्रकार है। इनसे क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। कई बार सीपीसीटी में कैटेगरी से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको याद रखना है कौन सा चार्ट का टाइप हो सकता है और कौन कौन सी चार्ट की कैटेगरी हो सकती हैं। कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं? क्लस्टर्ड, स्टैक्ड, 100% स्टैक्ड, 100% क्लस्टर्ड, 3D, इस प्रकार से होती है कैटेगरी। लेकिन चार्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं? कॉलम, लाइन, पाई, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक चार्ट, रेडार चार्ट। यह चार्ट के टाइप और कैटेगरी में कई बार पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको कैटेगरी के नाम याद होने चाहिए और चार्ट के नाम याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन कई बनते हैं। तो यहां पर हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा चार्ट। चार्ट से संबंधित एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पे बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि चार्ट टॉपिक से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहां पर समझने वाले हैं अब हाइपरलिंक को, क्योंकि इंसर्ट टैब में नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक फाइल को आपस में लिंक करने की सुविधा देता है। हाइपरलिंक के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक फाइल को आपस में लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक की आपसे शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, जो कि होती है Ctrl+K। Ctrl+K MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक की एक ही शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है MS एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है? यदि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो उसके लिए यूज होता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है? हमारे पेज का जो टॉप मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, इसे कहते हैं हेडर, और बॉटम मार्जिन को क्या कहते हैं? फुटर। पेज के टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर, पेज के बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर में
हम अपने पेज से संबंधित, फाइल से संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट से संबंधित, हमारी फाइल से संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने की सुविधा प्रदान करता है। हेडर फुटर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वर्ड आर्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट मतलब इसके द्वारा आप अट्रैक्टिव टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, स्टाइलिश टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा आप स्टाइलिश और अट्रैक्टिव टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पर अपने चैनल का नाम टाइप किया है। तो इंसर्ट टैब से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, सिंबल ऑप्शन किस टैब में मिलता है या इक्वेशन ऑप्शन किस टैब में मिलता है। यह दोनों ही मिलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में एक तो आपको पाइवोट टेबल याद रखना है, चार्ट, इसके अलावा हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, इक्वेशन और सिंबल। मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं पाइवोट टेबल से, चार्ट से, हाइपरलिंक से, टेक्स्ट बॉक्स से। इंसर्ट टैब के अंदर इतने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टैब को समझने वाले हैं, पेज लेआउट टैब को। पेज लेआउट टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, जैसे कि एक तो है थीम्स। थीम्स मतलब कम समय में अपनी वर्कशीट को अट्रैक्टिव बनाना, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करना। आपको यदि अपनी वर्कशीट पर स्टाइल अप्लाई करनी है, कम समय में अपनी वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं थीम्स का। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेज सेटअप, क्योंकि पेज सेटअप के अंदर मार्जिन होते हैं, ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ओरिएंटेशन कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। ओरिएंटेशन दो ही होती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। लेकिन एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है, पोर्ट्रेट। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है, पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में पेज को वर्टिकली शो किया जाता है लंबाई में, जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज को हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है चौड़ाई में। ओरिएंटेशन दो ही होती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज हमारा वर्टिकली शो होता है, लंबाई में शो होता है, जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हमारा पेज हॉरिजॉन्टली शो होता है, चौड़ाई में शो होता है। और एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है, पोर्ट्रेट। इसके अलावा हम कौन सी सेट कर सकते हैं, लैंडस्केप। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर मार्जिन। मार्जिन मतलब जब आप अपने पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो पेज में ऑल साइड पर, चारों साइड पर आपको कुछ ब्लैंक एरिया दिया जाता है, वह कहलाता है मार्जिन। मार्जिन मतलब पेज के ऑल साइड पर छोड़ा गया कुछ ब्लैंक एरिया, उसे कहते हैं मार्जिन। आपको एक क्वेश्चन यहां तैयार करना है कि एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल कौन सी होती है। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है नॉर्मल, इसके अलावा होती है वाइड और नैरो, लेकिन डिफॉल्ट कौन सी होती है, नॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है साइज। साइज मतलब आप किस साइज का पेज प्रिंट करना चाहते हैं। आप जब इस वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप किस साइज का पेज यूज करेंगे, A4, A5, A3, लेटर, लीगल, यह पेपर की साइज होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया मतलब आपको कितने एरिया का प्रिंट आउट निकालना है। यदि आप यहां पर कोई प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर देंगे तो जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे उतना ही एरिया प्रिंट होगा जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है, आप एक वर्कशीट की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल पेज में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी यह जो टेबल है, अभी यदि हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो हमारी टेबल कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगी। यदि हमें एक वर्कशीट की जानकारी को, एक टेबल की जानकारी को अलग अलग पेज पर प्रिंट करना है तो हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे। पेज ब्रेक से हमारे एक वर्कशीट की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल पेज में डिवाइड कर दिया जाता है, यह कहलाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक लगा सकते हम यहां से। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है बैकग्राउंड। आप यहां से अपने वर्कशीट में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का मतलब है जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको प्रिंट आउट कैसा निकालना है, कितनी इंफॉर्मेशन को पेज पर प्रिंट करना है, इससे संबंधित ऑप्शन कहां पर होते हैं, प्रिंट टाइटल्स में। तो पेज लेआउट टैब में आपको ओरिएंटेशन, मार्जिन, पेपर साइज
और ब्रेक ऑप्शन को तैयार कर लेना है। बाकी जो ऑप्शन यहां पर हैं यह हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। यहां पर पेज लेआउट टैब से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो मार्जिन से, एक ओरिएंटेशन से, पेपर की साइज से, ब्रेक ऑप्शन से, जो कि पेज सेटअप ग्रुप में होते हैं, पेज सेटअप ग्रुप में। बाकी जो ऑप्शन है यह हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, तो अभी हम इनको स्किप कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप समझने वाले हैं, फॉर्मूला स्टेप। फॉर्मूला स्टेप मतलब जितने भी एमएस एक्सेल के फॉर्मूला हैं, फंक्शन है, वह सभी कहां स्टोर होते हैं, फॉर्मूला स्टेप में। एमएस एक्सेल में यदि हमें कोई कैलकुलेशन करना है, कोई कंडीशन चेक करनी है, तो हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किससे होती है, इक्वल सिंबल से। आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं या कोई फंक्शन लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है, इक्वल सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 से आप इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। एमएस एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन, डेट एंड टाइम कैटेगरी के फंक्शन, लुकअप फंक्शन। फंक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको कुछ फंक्शन जरूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि फंक्शन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक सम फंक्शन है जो कि एडिशन करता है, एवरेज फंक्शन है जो कि औसत निकालता है, इसके अलावा पावर फंक्शन है जो कि एक नंबर पर दूसरे नंबर से पावर को कैलकुलेट करता है, इसके अलावा आपका मॉड फंक्शन है जो कि शेषफल निकाल कर देता है, प्रोडक्ट फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन जो कि मल्टीप्लिकेशन करता है, इसके अलावा ट्रिम फंक्शन है जो कि किसी टेक्स्ट से ब्लैंक स्पेस को हटा देता है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है, ट्रिम फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन, कॉनकैटिनेट फंक्शन जो कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ देता है। इसके अलावा आपको लेफ्ट फंक्शन तैयार कर लेना है, लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। एक होता है राइट फंक्शन जो कि किसी टेक्स्ट से राइट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। एक होता है मिड फंक्शन जो कि किसी टेक्स्ट से मिडिल कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है, मिड फंक्शन। काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन भरे गए सेल को काउंट करता है, नंबर से भरे गए। एमएस एक्सेल में यदि आपको नंबर से भरे गए सेल को काउंट करना है तो काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। और जो काउंट फंक्शन है यह केवल नंबर से भरे गए सेल को काउंट करता है, नंबर से भरे गए। आपको यदि किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट करना है तो एक फंक्शन होता है काउंट ए फंक्शन। काउंट क्या करता है, केवल नंबर से भरे गए सेल को काउंट करता है, जबकि काउंट ए फंक्शन नंबर, टेक्स्ट, सिंबल किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट करता है। एक फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, आपके वर्कशीट में, आपकी रेंज में जो जो सेल ब्लैंक होते हैं उनको काउंट कर देता है। इसी प्रकार से एक फंक्शन होता है फैक्ट फंक्शन जो कि फैक्टोरियल निकाल के देता है। एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी फंक्शन जो कि स्क्वायर रूट निकालता है। एक फंक्शन आपको जरूर तैयार करना है जो कि है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर, क्योंकि फ्लोर और सीलिंग से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक नंबर दिया 14 और कॉमा लगाकर हमने दिया 3, तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, 14 को 3 से डिवाइड करेगा। 14 को 3 से डिवाइड करेगा। यदि 14 3 से पूरा डिवाइड हो गया तो हमें आंसर 14 ही मिलेगा। लेकिन यदि 14 3 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 14 से कम ऐसा नंबर हमें सिलेक्ट करके दिया जाएगा जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा। यदि वह नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आंसर में वही नंबर आएगा। लेकिन यदि 14 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 14 से कम करके, फ्लोर मतलब नीचे, कम करके एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि हम एंटर की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आंसर क्या मिला, हमें 12 मिला। क्यों, क्योंकि 14 तो 3 से पूरा डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 14 से कम क्या था,
12 था, जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार से एक फंक्शन और होता है सीलिंग। सीलिंग मतलब टॉप पर, ऊपर। यही काम यदि हम सीलिंग फंक्शन से करें तो हमें आंसर मिलेगा यहां पर 15। क्यों मिलेगा? क्योंकि 14 तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा, तो 14 से बड़ा ऐसा नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वह देगा हमें सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या आउटपुट दे देगा? हमें 15 दे देगा। जबकि फ्लोर फंक्शन ने क्या आउटपुट दिया था? हमें 12। इनसे क्वेश्चन पेपर में कई बार बनते हैं। एक फंक्शन होता है सम एसक्यू। सम एसक्यू मतलब सम स्क्वायर। इससे भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सम एसक्यू मतलब सम स्क्वायर। यहां पर हम कुछ नंबर देते हैं जैसे 2, 3, 4, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें आउटपुट मिला है 29। 29 क्यों मिला? पहले इसने 2 का स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 3 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर हो गया 9, हो जाएगा 13। फिर यह 4 का स्क्वायर निकालेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 13 और 16 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 29। मतलब जो सम एसक्यू फंक्शन है, सम स्क्वायर फंक्शन है, यह पहले नंबर का स्क्वायर निकालता है, उसके बाद उन सभी स्क्वायर को ऐड कर देता है। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार आपसे फंक्शन का उपयोग पूछ लिया जाता है, कई बार आपको फंक्शन दे दिया जाता है, आपसे आउटपुट पूछा जाता है। यदि आपको एमएस एक्सेल में करंट डेट निकालनी है, करंट डेट, तो आप यहां पर टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको करंट डेट और टाइम निकालनी है तो आप नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, किसी भी एक फंक्शन, 2 फंक्शन से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहां पर हमने कुछ बेसिक फंक्शन, कुछ ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन, ज्यादा पेपर में आने वाले फंक्शन को समझा है। इन फंक्शन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टैब को समझने वाले हैं, जो कि है हमारा डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आपको एक टॉपिक तैयार कर लेना है, सॉर्ट, जो कि होम टैब में भी आता है, जिससे हम अपने डेटा को एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, जमा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है फिल्टर। फिल्टर से क्या करते हैं? हम एक बड़ी टेबल में से आवश्यक डेटा को सर्च करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर को अप्लाई करने की और फिल्टर को हटाने की शॉर्टकट की होती है। फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से आवश्यक डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बन सकता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन प्राप्त होता है डेटा टैब में। फिल्टर ऑप्शन और सॉर्ट ऑप्शन होम टैब में भी होते हैं, डेटा टैब में भी होते हैं, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन केवल किस टैब में होता है? डेटा टैब में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्लैश फिल की शॉर्टकट की क्या होती है? फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है। फ्लैश फिल के द्वारा हम एक पैटर्न में डेटा को फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है अजय, और अजय का सरनेम है पटेल। इसी प्रकार से यहां पर एक डेटा लिखा है सोनू, फिर लिखा है पटेल। हमारे पास 2 डेटा हैं, जिसमें यूजर का फर्स्ट नेम है और उसका लास्ट नेम है। अब यदि हमें इन दोनों को कंबाइन करना है तो हम इसके लिए फ्लैश फिल का यूज करेंगे। हमें पहले डेटा में अपना नाम और लास्ट नेम दोनों लिख देना है। इसके बाद हमें कंट्रोल ई को प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ई। आप देख सकते हैं हमने अजय और पटेल को मिलाकर बनाया अजय पटेल। कंट्रोल ई ने हमें ऑटोमेटिक क्या बनाकर दे दिया? सोनू पटेल। मतलब दोनों को इसने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार का यदि कोई पैटर्न फिल करना होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है किसका? फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल के द्वारा हम एक पैटर्न में डेटा को फिल कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? डेटा वैलिडेशन ऑप्शन भी डेटा टैब में प्राप्त होता है। डेटा टैब के अंदर सॉर्ट ऑप्शन होता है, फिल्टर ऑप्शन होता है, टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन होता है, फ्लैश फिल होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। एक क्वेश्चन और हमने देखा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के द्वारा हम डेटा एंट्री में होने वाली मिस्टेक को रोक सकते हैं, मिस्टेक को कम कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के द्वारा हम डेटा एंट्री में होने वाली मिस्टेक को रोक सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कंसोलिडेट ऑप्शन से। कंसोलिडेट, कंसोलिडेशन क्या कहलाता है?
अलग अलग वर्कशीट के डेटा को या अलग अलग फाइल के डेटा को एक फाइल में कन्वर्ट करने के लिए कंसोलिडेशन का यूज किया जाता है। कंसोलिडेशन ऑप्शन अलग अलग वर्कशीट के या अलग अलग फाइल के डेटा को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है और यह ऑप्शन भी किस टैब में प्राप्त होता है? डेटा टैब में। और डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन और है कि आप एक्सटर्नल डेटा को ला सकते हो। एक्सटर्नल मतलब आपको MS एक्सेस का कोई डेटा लाना है, टेक्स्ट फाइल से डेटा लाना है, मतलब MS एक्सेल में यदि आप किसी और सॉफ्टवेयर का डेटा लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको किस टैब को यूज करना होता है? डेटा टैब को यूज करना होता है। नेक्स्ट टैब समझने वाले हैं हम रिव्यू टैब। यदि आपको वर्कशीट में, डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को चेक करना है, चेक करने वाले ऑप्शन कहां होते हैं? रिव्यू टैब में। चेकिंग से संबंधित सारे ऑप्शन कहां होते हैं? रिव्यू टैब में। जैसे कि एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का आपने ऑप्शन पढ़ा होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक को चेक करने के लिए और करेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। F7 के द्वारा हम स्पेलिंग और ग्रामर को एक्सेस कर सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में स्पेलिंग और ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है जो कि रिव्यू टैब में मिलता है और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर थिसोरस। थिसोरस क्या होता है? थिसोरस ऑप्शन किसी वर्ड से संबंधित सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को शो करता है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को शो करता है और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस, यह दोनों ऑप्शन रिव्यू टैब में होते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7 जबकि थिसोरस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हमें तैयार करना है कमेंट। कमेंट क्या होता है? यदि आपको किसी सेल पर जो डेटा है उससे संबंधित कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है तो आप इस सेल पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट को ऐड करने के लिए आप सेल पर राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कमेंट, या फिर आप रिव्यू टैब से भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। और कमेंट के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 से भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। MS एक्सेल में यदि हमें किसी सेल पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है, ऐड करनी है, तो हम कमेंट का यूज करेंगे। कमेंट को हम राइट क्लिक करके ऐड या डिलीट कर सकते हैं, रिव्यू टैब से हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं, या शिफ्ट प्लस F2 से हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऑप्शन रिव्यू टैब में मिलता है, इसकी शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट प्लस F2। और रिव्यू टैब में एक ऑप्शन आपको समझना है प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। यदि आप अपनी वर्कशीट में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, वर्कबुक में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो कि कोई हमारी वर्कशीट को एडिट ना कर पाए या कोई हमारी फाइल को ओपन ना कर पाए, तो आप उसके लिए यहां पर प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन यूज कर सकते हो जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। एक ऑप्शन और होता है यहां पर शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक मतलब आपने जो फाइल बनाई है उसको आप मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। एक ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस मतलब आपकी फाइल में यदि किसी यूजर के द्वारा कोई चेंजेस किए गए हैं तो आप उनको ट्रैक कर सकते हो कि यूजर ने कहां कहां पर चेंजेस करे हैं। और ट्रैक चेंजेस ऑप्शन कहां प्राप्त होता है? रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब एक ऐसा टैब है जो चेकिंग करने वाले ऑप्शन देता है। रिव्यू टैब में आपको कौन कौन से ऑप्शन तैयार करने हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर F7, थिसोरस शिफ्ट प्लस F7, कमेंट शिफ्ट प्लस F2, और यहां पर एक ऑप्शन हमने समझा प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर और ट्रैक चेंजेस। अब हम MS एक्सेल का लास्ट टैब समझने वाले हैं जो कि है व्यू टैब। व्यू टैब से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले यहां पर व्यू समझने होंगे। व्यू, MS एक्सेल के व्यू टैब में आपको व्यू समझने हैं, मैक्रो ऑप्शन समझना है। इन दोनों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप वर्कशीट बनाते हैं, जो आप MS एक्सेल में टेबल बनाते हैं, इसको अलग अलग तरीके से शो करने के लिए हमें यहां पर कई प्रकार के व्यू दिए गए हैं। व्यू आप देख सकते हैं यहां पर 4 प्रकार के व्यू हैं। कौन कौन से? नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यू। MS एक्सेल में जो हम वर्कशीट बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से शो करने के लिए व्यू दिए गए हैं। पहला व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू, जो कि MS एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। दूसरा व्यू कौन सा है यहां पर? पेज ब्रेक प्रीव्यू। तीसरा व्यू कौन सा है? पेज लेआउट व्यू। और लास्ट व्यू कौन सा होता है? कस्टम व्यू। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं होता है। तो व्यू से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ग्रिड लाइन को हम कहां से शो और हाइड कर सकते हैं? ग्रिड लाइन, यह लाइन जो आपको दिखती है यह कहलाती है ग्रिड लाइन। इसको भी हम व्यू टैब से शो और हाइड कर सकते हैं। हेडिंग्स, हेडिंग्स मतलब रो और कॉलम की जो हेडिंग है इनको भी हम शो हाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला बार को यहां से शो हाइड कर सकते हैं। जूम ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। जूम, जूम मतलब आपने जो वर्कशीट बनाई है इसको आपको बड़ी साइज पर शो करना और छोटी साइज पर शो करना। कई बार पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, एमएस एक्सेल की वर्कशीट को मैक्सिमम कितने % तक जूम किया जा सकता है? तो एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400। एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? 400% और मिनिमम होता है 10%। एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम होता है 400%, मिनिमम मतलब सबसे कम कितना होता है? 10%। और जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? जूम करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल को आप अप डाउन करें तो आप वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। मैक्सिमम जूम कितना होता है? 400%। मिनिमम कितना होता है? 10%। जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। और व्यू टैब में आपको लास्ट ऑप्शन तैयार करना है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। यदि आपको एमएस एक्सेल में कोई काम बार बार करना होता है तो आप उस काम को मैक्रो में रिकॉर्ड कर लें और दोबारा जब आप उस काम को करना चाहते हैं तो आप मैक्रो को प्ले कर दें। मैक्रो ऑप्शन किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। यदि आपको एमएस एक्सेल में कोई काम बार बार करना होता है तो आप मैक्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है, व्यू टैब में। और मैक्रो की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F8। Alt प्लस F8 से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कि किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह था हमारा एमएस एक्सेल का लास्ट टैब, व्यू टैब। व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन तैयार करने हैं आपको? व्यू जो कि 4 प्रकार के हैं और डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। दूसरा हमने शो और हाइड करना देखा, ग्रिड लाइन को शो हाइड करना, फॉर्मूला बार को शो हाइड करना, हेडिंग्स को शो हाइड करना। जूम ऑप्शन मैक्सिमम जूम 400%, मिनिमम जूम 10%। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। मैक्रो ऑप्शन, मैक्रो ऑप्शन मतलब किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्ले कर देना। मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt प्लस F8। तो यहां पर हमने एमएस एक्सेल के सभी टैब के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको समझा, उनसे संबंधित शॉर्टकट की को समझा। एक सिंगल वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी शॉर्टकट की को समझा। यहां पर कुछ टॉपिक और हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमएस एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? रेंज को, रेंज क्या होती है? एक सिंगल सेल तो सेल कहलाता, लेकिन जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, आप एक साथ मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यह क्या बन जाती है? रेंज बन जाती है। और रेंज को कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलन से। एमएस एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेंज होती क्या है? मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारे सेल एक साथ लिखे जाते हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रेंज। आपको एड्रेसिंग, एड्रेसिंग और रेफरेंसिंग एक टॉपिक होता है, एड्रेसिंग या रेफरेंसिंग। इससे संबंधित भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। एड्रेसिंग या रेफरेंसिंग, एड्रेसिंग या रेफरेंसिंग, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको रेफरेंसिंग और एड्रेसिंग को भी तैयार करना है। एमएस एक्सेल में 3 प्रकार की रेफरेंसिंग या 3 प्रकार की एड्रेसिंग होती है। पहली होती है रिलेटिव, रिलेटिव सेल एड्रेसिंग या रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जो कि इस प्रकार से सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है।
MS एक्सेल में प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, सेल को एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। जब हम सेल के एड्रेस को लिखते हैं तो पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। जब हम सेल के एड्रेस को बिना किसी सिंबल के लिखेंगे तो यह कहलाएगी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। दूसरी होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? यह एक फिक्स सेल एड्रेस होता है, फिक्स, जिसमें डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, डॉलर का। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग या फिक्स सेल रेफरेंसिंग ऐसी रेफरेंसिंग होती है जिसमें डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है और यह सेल के एड्रेस को फिक्स कर देती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए या फिक्स सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? वह सिंबल होता है डॉलर। और यदि किसी सेल एड्रेस को आपको एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है, फिक्स करना है, तो शॉर्टकट की होती है F4। F4 शॉर्टकट की से आप किसी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो। F4 की को प्रेस करके आप किसी भी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक रेफरेंसिंग होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, जिसमें एक रो को या कॉलम को किसी एक को हम एब्सोल्यूट बना देते हैं और किसी एक को रिलेटिव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा $A और 1, तो यह कौन सी रेफरेंसिंग कहलाएगी हमारी? यह कहलाएगी मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, क्योंकि इसमें हमने कॉलम को फिक्स कर दिया, डॉलर लगा दिया, एब्सोल्यूट बना दिया, लेकिन रो को फिक्स नहीं किया है। तो रेफरेंसिंग या एड्रेसिंग MS एक्सेल में 3 प्रकार की होती है। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, जिसमें सेल एड्रेस नेक्स्ट सेल एड्रेस प्रीवियस सेल एड्रेस से रिलेटेड होता है। दूसरी होती है एब्सोल्यूट, जो कि फिक्स होती है, जिसमें डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। और किसी सेल एड्रेस को यदि आपको एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है, फिक्स करना है, तो आप F4 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। एक होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, जिसमें रो या कॉलम में से किसी एक को रिलेटिव रखा जाता है और एक को बना दिया जाता है एब्सोल्यूट। एक टॉपिक और आपको तैयार करना है, फ्रीज। फ्रीज मतलब जब आप MS एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं और टेबल में डेटा अधिक हो जाता है, तो आपके टेबल की जो हेडिंग होती हैं वह स्क्रॉल करने पर हाइड हो जाती हैं। आप देख सकते हैं हमारी टेबल की जो हेडिंग है, जो ऊपर का डेटा है, वह स्क्रॉल करने पर हाइड हो जाता है। यदि आप टेबल की हेडिंग को हाइड होने से रोकना चाहते हैं तो आप फ्रीज का यूज कर सकते हैं। फ्रीज पेंस नाम का एक ऑप्शन होता है जो आपके टेबल की हेडिंग को फिक्स कर देता है। यदि आपने MS एक्सेल में कोई बड़ी टेबल बनाई है और आप उस बड़ी टेबल की हेडिंग को रो वाइज या कॉलम वाइज फिक्स करना चाहते हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? फ्रीज। MS एक्सेल में फ्रीज पेंस नाम का एक ऑप्शन होता है, जिससे हम किसी रो को, किसी कॉलम को या एक साथ रो कॉलम को फिक्स कर सकते हैं और वह स्क्रॉल करने पर मूव नहीं होगा। तो यहां पर आज की इस एक वीडियो में हमने MS एक्सेल से संबंधित कई प्रकार की इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को जाना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वह CPCT का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, सभी जगह पर आपको MS एक्सेल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो MS एक्सेल के इस एक वीडियो में हमने MS एक्सेल से संबंधित कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को देखें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका जो भी क्वेश्चन है वह आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।